सर मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन था, हुँ। ये राजनीति क्या होती है? राजनीति होती है, राजनीति का मतलब होता है निस्वार्थ भाव से समाज सेवा। तो आजकल क्या ऐसा हो पा रहा है? हाँ, बिल्कुल होता है, सेवा होती है, लेकिन वो सिर्फ़ अपनी होती है या अपनों की होती है जी। और निस्वार्थ भाव से होती है और कभी-कभी थोड़ी बहुत निस्वार्थ भाव से भी हो जाती है, वो होती है वोट बैंक की राजनीति के लिए, है ना? वोट बैंक बनाने के लिए कुछ लोगों के लिए कुछ कानून बना दो, कुछ सुविधाएँ कुछ लोगों को दे दो, लेकिन सबको नहीं देते। मान लिया कोई किसी एरिया का सांसद है या कोई किसी एरिया का विधायक है, तो वो ज़्यादा तहज़ीब क्या देगा, बिल्कुल अपने आस-पास के लोगों को ही सुविधाएँ थोड़ी बहुत देगा, उनकी ही सेवा करेगा ताकि दोस्त वो के उसके साथ रिलेटिव्स जुड़े रहें हाँ, और वो फैमिली वोट मेंबर्स। बैंक बना रहे उसका। अच्छा, तो मेरे को संविधान के बारे में बताइए, ये संविधान क्या होता है? संविधान का मतलब होता है जो संविधान का अगर हम संधि विच्छेद हुँ, करेंगे तो उसका मतलब है सम प्लस विधान, यानी कि सम हो गया समान, समान। विधान हो गया मतलब कायदा या कानून, ऐसे कायदे या कानून जो सबके लिए समान हो उसको संविधान कहा जाता है। ऐसे ये संविधान वैसे तो एक दस्तावेज होता है हुँ, जिसके अंदर ये सारे कायदे कानून लिखे होते हैं, लेकिन अगर इसकी जो शब्द है संविधान उस पर गौर करें तो उसका मतलब होता है जो सबके लिए समान सब हो। तो इसका ना मेरे को थोड़ी हिस्ट्री बताइए कि वर्ल्ड में क्या कौन से देश में पहले बना? जो संविधान है ना वो संविधान बनाया जाता है एक संविधान सभा के द्वारा, हुँ, एक सभा इसको तैयार करती है। और अगर हम बात करें पूरी दुनिया में तो सबसे पहले जो संविधान सभा है वो बनती है फिलाडेल्फिया, एक राज्य है अमेरिका का, वहाँ पे 1786 में, 1786 में। उसके बाद 1789 में, 1789 में वो संविधान सभा आगे जाके अमेरिका का संविधान लिखती है, तो सबसे पहले दुनिया में अमेरिका का संविधान बना। उसके बाद फिर फ्रांस के अंदर 1789 में, 1789 के अंदर संविधान सभा बनती है, 1793 में उनका संविधान बनता है, 1789 में, 1793, 1793 के अंदर फ्रांस का संविधान फ्रांस का बनता है। संविधान। अगर हम बात करें कि रिसेंटली सबसे नया संविधान किसका है तो सबसे नया संविधान है नेपाल, 2015 में संविधान बना है बना था। नेपाल का। तो अगर हम हिंदुस्तान के संविधान की बात करें तो इसकी शुरुआत वैसे तो अंग्रेजों ने कर दी थी, बहुत सारे जो संविधान के अंदर कानून है उनकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तभी से कुछ चीज़ों की शुरुआत हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर और नई चीज़ें आती गई। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को बन के तैयार हुँ, हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अगर हम बात करें हमारे देश की संविधान हमारे सभा की, तो संविधान सभा का सवाल सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक ने उठाया, उसके बाद 1922 में, 1922 में महात्मा गांधी ने भी एक भाषण दिया था जिसमें संविधान सभा का जिक्र किया था। और उसके बाद 1924 में स्वराज पार्टी होती थी, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने भी हुँ, जिक्र किया, उसके बाद कांग्रेस ने भी किया। उसके बाद एक ऑफिशियल रूप से अगर औपचारिक रूप से बात करें तो सबसे पहले संविधान की मांग करी थी एम एन रॉय, एमएन मनेंद्र नाथ रॉय हुँ, ने। उसके बाद 1939 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और 1942 में 1942 के अंदर एक क्रिप्स मिशन भेजा जाता है। हुँ, ठीक है, उसके अंदर तीन लोग थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये तीन लोग आते हैं, ये जो गतिरोध चल रहा था ना, राजनीतिक जी, जी, गतिरोध जी, भारत के बीच में और ब्रिटिश के बीच में, ब्रिटिश। तो वो उनको संतुष्ट करने के लिए या उनका सहयोग लेने के लिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो हमारी तरफ से लड़ें, तो 1942 में आया था। उसके बाद जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो जो ब्रिटेन है उसके अंदर एक लेबर पार्टी है वो सत्ता में आ जाती है और वो थी कि भारत को आज़ाद करना है, उसके पक्ष में थी। तो वो फिर उन्हीं तीन लोगों को मतलब उसी कमीशन का नाम चेंज करके, उसी मिशन का नाम चेंज फिर करके, हाँ, उसका कैबिनेट मिशन नाम रखती है और अच्छा, वो ही तीन लोग, अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ये ये तीनों लोग तीनों आते आते हैं। हैं और फिर ये आने के बाद यहाँ पे चुनाव करवाते हैं। पार्टी ठीक के। है, हाँ, 389 389 लोगों का चुनाव किया जाना था। उसके बाद फिर 10 लाख लोगों के ऊपर एक सीट तय करी गई थी और इलेक्शन करवाया जाता है। उसके बाद 389 लोगों का चुनाव होता है और वो 389 लोग ही भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है जिसके अंदर सच्चिदानंद सिन्हा जो हुँ, सबसे बुजुर्ग आदमी थे, सबसे वरिष्ठ आदमी थे, वो इसके अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 2 दिन के बाद ही 1946 में, 11 हुँ, दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग होती है। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। स्थायी अध्यक्ष मतलब जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके अलावा दो उपाध्यक्ष भी बनाए, वी टी कृष्णमाचार्य और एच सी मुखर्जी। हुँ, उसके बाद 13 दिसंबर को फिर उद्देश्य प्रस्ताव आता है जो जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं, बाद में वो उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी संविधान की प्रस्तावना बन जाता है, प्रियम्बल, 22 जनवरी 1947, हुँ, 1947 में। उसके बाद ये लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं और 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर हमारा हम संविधान बन संविधान के बन तैयार के हो जाता तैयार है। हो जाता है। और हमारे संविधान को जैसे कि कुछ मैं फैक्ट भी बता देता हूँ इसके यहाँ हाँ, पे हमारे संविधान से संबंधित। जैसे कि हमारी संविधान सभा के अंदर 389 लोग थे, पार्टीशन के बाद वो दो सौ वो निन्यानवे लोग 299 हो हाँ, गए। इसके अंदर जैसे 93 तो हुँ, रियासतों से थे। उसके अलावा 292 लोग जो 292, जब हुँ, 389 की बात करें तो उसमें कुछ लोग थे जो ब्रिटिश प्रांत थे, उस टाइम पे 11 ब्रिटिश प्रांत होते थे, उनमें से लिए गए। 4 कमिश्नरी स्टेट होते थे उसके अंदर, जैसे अजमेर, मारवाड़ वगैरह, बलूचिस्तान, तो ये 4 होते थे। इनमें से 4 लोगों का चुनाव किया, तो टोटल मिला के 389 लोगों का चुनाव किया गया था। जब पार्टीशन होता तो हमारे 299 हुँ, 299 लोग रह जाते हैं। अगर हम देखें हमारे संविधान के ऊपर 284 लोगों के सिग्नेचर मिलेंगे, हुँ, 284, तो ये 284 लोग वही थे जिनकी संविधान निर्माण की प्रक्रिया में अहम अहम भूमिका रही भूमिका है। रही है। तो
मेरा एक और डाउट था इससे हाँ रिलेटेड। हाँ जैसे कि तो भीमराव अंबेडकर जी को ही क्यों कहा जाता है कि संविधान निर्माता देखो, यही है? इसका भी एक कई लॉजिक हैं, अलग अलग लॉजिक दिए जाते हैं। खुद भीमराव अंबेडकर मना करते हैं कि भाई मेरा इसमें अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है, सबका हम्म। बराबर है इसके अंदर। वैसे अगर देखा जाए तो 29 अगस्त 1947 को एक सभा बनाई जाती है या समिति बनाई जाती है हम्म। जिसको हम बोलते हैं प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष होते थे अच्छा। ड्राफ्टिंग कमेटी के। उसका मतलब काम होता है काट छांट करना। अगर हम ये बात करें कि भाई हमारा संविधान के अंदर किन किन तत्वों का या किन किन लोगों का योगदान है, तो 299 लोगों का योगदान रहा है हमारे संविधान में। उसके अलावा अगर हम हमारे संविधान जब बन के तैयार हुआ तो उसके अंदर 395 395 आर्टिकल थे। ठीक है, 22 भाग थे, 22 पार्ट थे उसके अंदर, और 3 पृष्ठि थी उसके अंदर, और 8 अनुसूचियां थी। अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, टोटल आर्टिकल कितने थे? 395। 395। लेकिन जो 1935 का अधिनियम आया था ना, उसके अंदर 321 आर्टिकल थे। 321। हाँ, उन 321 में से 250 तो हमने वहाँ से ले लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन से यानी कि अच्छा। प्रशासन से संबंधित थे। उसके अलावा बच गया हमारे पास 145। हम्म। वो जो 145 थे, वो हमने बाकी 10 देशों के, मतलब जब संविधान बन रहा था तो 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था मेन रूप से। उनमें से 10-12 देशों के अंदर से, मतलब मेनली 10 देशों के अंदर से हमने कुछ प्रावधान और उठा के हमारे संविधान में जोड़ दिए। यानी कि एक तरीके से जो हमारा संविधान है वो कॉपी असेंबल पेस्ट। किया हुआ है। हाँ, उसमें काफ़ी भाग है जो हमने लिया। उसमें जब भीमराव अम्बेडकर से सवाल पूछा गया कि भैया तो पूरा का पूरा उधार का संविधान है, तो उन्होंने कहा था कि भैया जो कानून हमारे देश के अंदर पहले से चले आ रहे हैं, जिनको आदत लोगों को हो गई है, तो वो कुछ कानून हमें वैसे के वैसे रखने पड़े। इनके अलावा अब तक कोई ऐसा नया कानून नहीं बना है जो इनकी जगह पे हम ले सकें। हम्म। तो इसलिए दूसरी बात, अगर हम बात करें लिखने वाली, तो लिखने। संविधान लिखा किसने? एक ब्रेक। प्रेम बिहारी नारायण राय हाँ। ज्यादा थे। और इसका जो डिजाइन तैयार करने वाले थे राम मनोहर राम। सिन्हा। जो हाँ। ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया था हमारा इंग्लिश में, इटैलिक हम्म। कैलीग्राफी में। इसको लिखने में लगभग 6 महीने लग गए थे उनको। और इसके ऊपर अगर खर्चे की बात करें तो 63,96,729 रुपये, लगभग 64 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आया था। ये बात होगी इंग्लिश वाले की। अगर हम हिंदी की बात करें तो वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी वाला लिखा था और उसका डिजाइन तैयार किया था नंदलाल बोस ने। तो इसको लिखने वाले जो लोग थे ये थे शांति निकेतन से, जो कि एक प्रशिक्षण संस्थान या आर्ट का एक इंस्टीट्यूशन था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तो इन लोगों ने लिखा था, और बनाने वाले वो 299 लोग थे, उनका योगदान था। और ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड होने की वजह से इसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 6-7 मेंबर थे टोटल। अब कोई मर गया, कोई बाहर चला गया, किसी को कोई काम आ गया, कोई कर नहीं पाया, तो इसीलिए जो सारा का सारा काम है ना, वो अकेले भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो तो इसमें इसलिए सबसे ज़्यादा हम भीमराव अम्बेडकर को ही मानते हैं कि उन्होंने ये सब किया। वरना तो सब इक्वल ही है। हाँ, वैसे तो सब इक्वल है, देखा जाए तो इसके ऊपर डिबेट्स होती थी संविधान सभा के हम्म। अंदर, तो उसमें सारे लोगों का तो कंट्रीब्यूशन था। बल्कि संविधान को के बारे में अगर हम बात करें भीमराव अम्बेडकर के क्या विचार थे, तो उन्होंने हाँ, कहा कि ये संविधान सही नहीं है, ये चल नहीं पाएगा। उन्होंने तो बल्कि मना करी थी। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा था कि ये चल नहीं पाएगा। 2 सितंबर 1953 को जब राज्यसभा के अंदर उन्होंने भाषण दिया, तो हम्म। उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया। जब उनसे ये पूछा गया कि भैया ये चल क्यों नहीं पाएगा, तो उन्होंने कहा कि जो भारत की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ये नहीं बना है ना, हम्म। और इतने कम टाइम में थोड़ी ना बन जाएगा, तो बहुत लंबा टाइम चाहिए हमें। हमारे देश की प्रथाएं हैं जितनी, और जितने ऑलरेडी पहले कानून थे, उन सबका अध्ययन करने के बाद बहुत लंबा टाइम लगता है इसमें। तो हमने ज़्यादातर ये ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में ही तैयार किया है। और उन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे अनुमति दे दी जाए तो इस संविधान को जलाने वाला इंसान सबसे पहले मैं हूँगा। ये कहा था हाँ, उन्होंने। ये उन्होंने कहा था। उनका एक भाषण भी हमें बीबीसी की वेबसाइट पर मिल जाएगा या यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर है ना कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी तभी ये देश चल सकता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी विविधताएं हैं कि उनके हिसाब से ये संविधान पूरा खरा नहीं उतर सकता। इसमें हर एक प्रावधान कुछ लोगों के लिए है, हर अलग अलग लोगों के लिए अलग हम्म। अलग प्रावधान है, और उन्हीं के साथ आज की सरकारें खेलती रहती हैं। तो ये खेल बना दिया है उन्होंने। तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि मैं इनको जला दूंगा अगर मेरे को अनुमति दी जाए तो। तो अब इसे चेंज क्यों नहीं करा जाता जब लोगों को इसकी सच्चाई का पता है? तो इसे देखो, चेंज क्यों नहीं चेंज करते? करने से समाधान थोड़ी ना होगा, हमारी सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हम्म। इसमें सबका ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा तो 5-4% लोगों को होता है। हम्म। ज़्यादातर लोगों को तो हो ही नहीं पाता, जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको हाँ। तो ज़्यादा मिल नहीं पाता। लेकिन उनके लिए भी थोड़ा बहुत हमने प्रावधान किया रिजर्वेशन जैसे कि, तो ये भी काफ़ी नहीं है अगर देखा जाए तो इस देश के हिसाब से। तो इसको बदलना भी इतना आसान नहीं है ना, लोगों को अब आदत हो चुकी है, और बदलना सही भी नहीं है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, हम्म। लचीला है, तो समय के साथ साथ इसके अंदर बदलाव किए जा सकते हैं। आर्टिकल 368 है, वो पार्लियामेंट को अनुमति देता है कि कि भैया चेंजेस कर इसके लो। अंदर है ना कोई भी संविधान संशोधन किया जा सकता है, जो चीज़ इसमें पुरानी होगी वो बदली जा सकती है। लेकिन आज के टाइम पे अगर कोई बदलाव होगा भी तो वोटर्स को ध्यान में रखते हुए होता है ना, हम्म। वोट बैंक की राजनीति के लिए होता है, सही मायने में तो नहीं होता। तो ये बात है इसकी। पर जैसा कि देखा जाए कि जो अमीर व्यक्ति होता है उसके लिए संविधान पूरा चेंज कर दिया जाता है, या? देखो, बड़ी एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब हमें संविधान के कोई भी कानून की जरूरत पड़ती है, किसी भी कानूनी मसले में हम पढ़ते हैं, तो हम जाते हैं वकीलों के पास। जी। तो वकील हमें बताते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है।
और सिंपल सोचने की बात बिल्कुल लॉजिकल ये है कि जब लोगों को ये नहीं पता कि कानून क्या है, तो वो कानून को फॉलो कैसे करेंगे? हाँ वही तो। जब हमें यही नहीं पता कि इसमें क्या-क्या कानून है, क्या सही है, क्या गलत, तो उनको फॉलो कैसे करेंगे? ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। बिल्कुल। अगर हमें यही नहीं पता कि संविधान में कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी गलत है, या क्या चीज़ कैसे है, कोई कानून कैसे है, वो तो टूटने के बाद पता चलता कि भई तुमने ये कानून तोड़ दिया। फिर वो पुलिस वाले आके कहेंगे कि भैया ये तो तुमने गलत कर दिया। वो बाद में हमें पता चलेगा, ओह माय गॉड! ये गलत हो गया। फिर हम आत्महत्या। जाएँगे वकील के पास, फिर वकील हमें समझाएगा। बिल्कुल। हाँ, ये तो एक जाल की तरह है, इसमें बहुत सारे छेद हैं। तो जो मतलब जैसे नेता लोग हैं, जिनको इनकी थोड़ी बहुत, वकील लोग हैं, इनको जानकारी होती है ना, वो आदमी को निकाल देते हैं उन छेद में से। हम्म। है ना, बाईपास कर देते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी वो फंस के रह जाएगा। अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो अमीर लोग कम मिलेंगे जेलों में। सबसे ज्यादा कानून कौन तोड़ता है? अमीर लोग तोड़ते अमीर हैं। लोग कानून को तोड़ते कौन नहीं हैं। मानते? अमीर जो लोग। अमीर लोग हैं, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, वो कानून को नहीं मानते, लेकिन वो जेलों में नहीं मिलेंगे। जेलों में कौन मिलेंगे? अपराध भी किसको माना जाएगा? गरीब गरीबों को। को। गरीबों को क्यों माना जाएगा अपराधी? गरीब लोग जेल में ज्यादा क्यों मिलते हैं? क्योंकि करा होगा इसने, इसे नहीं पता वो नहीं कानून। नहीं नहीं, क्योंकि उनको ये नहीं पता ना कि ये जो जाल है इसमें से निकलना कैसे है, बिल्कुल। बाईपास कैसे करना है। इसके अंदर बहुत से लूप होल हैं, तो ये जो अमीर लोग हैं तो लूप होल का फायदा उठाते हैं। हाँ। जो ऊंचे तबके के लोग हैं, संविधान के अंदर जितने भी लूप होल हैं उनका फायदा उठाते हैं। अब गरीब लोगों को इसका पता नहीं होता, वो फिर वकील के आगे पीछे घूमने लग जाते हैं, फिर वकील उनसे पैसे हटता है। तो अगर कानूनी पचेड़े में पड़ जाते हैं, तो हमें एक तो पुलिस और हम्म। एक ये वकील, ये दो लोग ही रास्ता दिखाते हैं कि भैया ये कानून ऐसे था, ऐसे हो गया। पर अब तो जो ओपोजिशन होता है वही वकीलों को खरीद लेता है हमारे भी। नहीं, ये तो चीज है ही भाई, अमीर का ये करप्शन हर एक सिस्टम में क्यों चलता आ रहा है? देखो देखो, समस्या पता क्या है, संविधान में भी इतना ज्यादा दोष नहीं है। हम देखो, हम्म। कुछ चीजें तो होती हैं, पूरा परफेक्ट नहीं हो हाँ सकता। बिल्कुल, ये तो है। लेकिन बात ये नहीं कि परफेक्ट नहीं है भाई, ये लागू सही तरीके से नहीं होता। हम्म। बात ये है, बिल्कुल। संविधान में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत है इसको लागू होने में। अगर ये सही रूप से लागू होगा तो आदि समस्याओं का समाधान तो वैसे ही हो जाएगा। है ना, संविधान होना ना होना कैसा है वो मायने नहीं रखता, वो लागू कितना है हम्म। वो मायने रखता है। सबसे बड़ी बात।